हेलो नमस्कार। आज है एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये पूरी की पूरा आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए तैयार किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई? होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में किस वर्ष होती है? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में 1916 में होती है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करते चलिएगा। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में कब होती है? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो होम रूल का क्या अर्थ होता है? तो होम रूल का अर्थ स्वशासन होता है। या किस देश से प्रेरित है? तो आयरलैंड से प्रेरित है। किस देश से प्रेरित है? तो आयरलैंड से प्रेरित। उसके बाद ये किसके द्वारा चलाया गया? तो ये दो लोगों के द्वारा चलाया जाता है। एक तो एनी बेसेंट के द्वारा और दूसरा तिलक के द्वारा चलाया गया है। ठीक, कौन तिलक? बाल गंगाधर तिलक। ठीक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि आयरलैंड से भारतीय संविधान में किस किस चीज़ को लिया गया है। एक तो डीपीएसपी को लिया गया है, को लिया गया है। दूसरा, राज्यसभा में सीटों की संख्या लिया गया है। उसके बाद निर्वाचन पद्धति लिया गया है। ठीक, 1916 में दो लीग बनती है। क्या 1916 में ये होम रूल आंदोलन को चलाने की दो लीग बनती है। एक का नेतृत्व एनी बेसेंट करते हैं और दूसरे का नेतृत्व कौन करते हैं? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक करते हैं। इसमें किस चीज़ पर ध्यान दिया गया? तो स्वराज की मांग पर ध्यान दिया गया। किस चीज़ पर ध्यान दिया गया? तो स्वराज की मांग पर ध्यान दिया गया। दूसरा प्रश्न, होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? एनी बेसेंट थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे। अब बताना है कि मोहम्मद अली जिन्ना थे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे संबंधित है। कौन संबंधित नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इनको महात्मा गांधी का गुरु कहा जाता है, राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है राजनीतिक गुरु। ठीक, राजनीतिक गुरु है महात्मा गांधी के। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। किस दल के नेता थे? यानी उदारवादी थे कि गरम दलवादी के थे? तो ये उदारवादी नेता थे। कौन से थे? तो उदारवादी नेता थे। होम रूल से ये दूरी बना के रखते थे। ठीक है, होम रूल को ये समर्थन नहीं देते थे। एनी बेसेंट इसमें सक्रिय थी। तिलक का जो विचार था उग्र था। तिलक का विचार कैसा रहता है? तो तिलक का विचार उग्र था। लेकिन होम रूल को समर्थन देने वाले जिन्ना भी थे। ठीक है, वही जिन्ना जो क्या करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में एकदम खलनायक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान को अलग उन्हीं के द्वारा होगा था। ठीक है, पाकिस्तान को अलग करने वाले ये जिन्ना ही थे। 1916 में क्या होता है? लखनऊ समझौता होता है और इसी समझौता में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। कौन? तो एनी बेसेंट बनती है। कहाँ होता है? तो लखनऊ समझौता होता है, 1916 में होता है। और महिला अध्यक्ष कौन बनती है? तो एनी बेसेंट बनती है, इसकी प्रथम महिला। लेकिन अगर हम प्रथम भारतीय की बात करें तो वो सरोजनी नायडू 1925 में बनती है। ठीक है, एनी बेसेंट बनती है। ठीक है, 1916 लखनऊ समझौता, एनी बेसेंट इसमें बनती है। और इसमें क्या होता है, जो नरम दल थे और गरम दल थे वे 1907 में उनका बंटवारा होता है। सूरत में जो होता है 1907 में जो बंटवारा हुआ रहता है वो नरम दल प्लस गरम दल एक साथ हो जाते हैं। नरम दल और गरम दल एक साथ हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है कि इसमें मुस्लिम लीग का समर्थन भी मिल जाता है कांग्रेस को। ठीक है, मुस्लिम लीग का समर्थन भी प्राप्त हो जाता है। ठीक, तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 8 मंडल है कि 9 मंडल है कि 10 मंडल है कि 12 मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। उसके बाद नृत्य कला का जो विवरण मिलता है, नृत्य कला से संबंधित कौन सा वेद है? तो यही है। और संगीत से कौन सा संबंधित वेद है? संगीत से संबंधित वेद सामवेद है। संगीत से संबंधित वेद कौन है? तो सामवेद है। ठीक, जादू टोना किस वेद में मिलता है? जादू टोना हो गया, वशीकरण हो गया, या फिर रोग इलाज, ये सब चीज़ें अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं पांचवा वेद किसको बोलते हैं? तब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा जाता है। ठीक, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। देवताओं की स्तुति की बात की गई है इसमें। इंद्र इसमें जो होते हैं प्रमुख देवता होते हैं। कौन प्रमुख देवता होते हैं? तो इंद्र प्रमुख देवता होते हैं। जो वैदिक काल होता है वो किस चीज़ पर आधारित होता है? तो ग्रामीण सभ्यता होता है। ठीक है, ग्रामीण
ग्रामीण सभ्यता पर आधारित होता है, ठीक है। और वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो नगरीय सभ्यता होता है, ठीक। प्रमुख देवता कौन होते हैं, तो इंद्र होते हैं। अग्नि वरुण का भी इसमें क्या है कि वर्णन है। गंगा का वर्णन इसमें कितना बार है, तो गंगा का वर्णन इसमें केवल एक बार है। गंगा का वर्णन कितना बार है, एक बार है। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो सरस्वती को माना गया, ठीक। और सब वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था, वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था, वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था, ठीक है। आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। ऑप्शन ए है धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी है प्रशासनिक सलाह, ऑप्शन सी है युद्ध संचालन, या फिर ऑप्शन डी है कर वसूली। इसका जो प्रमुख कार्य था वो प्रशासनिक सलाह था। किसका, तो सभा का क्या था, जो मुख्य कार्य था वो प्रशासनिक सलाह था। सभा का मुख्य कार्य क्या था, तो प्रशासनिक सलाह था। सभा क्या किस रूप में काम करता था, तो एक परिषद के रूप में काम करता था। किस रूप में काम करता था, तो एक परिषद के रूप में काम करता था। यह एक प्रकार का राजनीतिक संस्था होता था। क्या होता था, तो यह एक प्रकार का राजनीतिक संस्था होता था। 5 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है पेरीबेरी, या फिर ऑप्शन डी है रिकेट्स, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ए रिकेट्स होता है। बेरी किसके कमी के कारण होता है, तो B1 के कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। और विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है, ठीक है। और यह किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। और ए का विटामिन ए का सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है, तो गाजर है, आम है, ये सभी है, ठीक है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता ही है, ठीक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो विटामिन डी किस चीज़ में घुलनशील होता है, तो वासा में घुलनशील होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जल में घुलनशील नहीं होता है, यह जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। और कौन कौन से है कि जो कि वासा में घुलनशील होता है, तो कीड़ा है, ठीक है। ये कीड़ा है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी के सभी किस चीज़ में घुलनशील है, तो वासा में घुलनशील है। किस चीज़ में घुलनशील है, तो वासा में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील अगर हम विटामिन की बात करें, जल में अगर हम घुलनशील विटामिन की बात करते हैं, अगर आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, ठीक। बी और सी होते हैं। जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन होते हैं, 2 ही होते हैं। एक तो बी होता है और दूसरा सी होता है। एक तो बी होता है और दूसरा कौन होता है, तो दूसरा सी होता है, ठीक। उसके बाद बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की बात करते हैं तो ये हड्डियों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर इसके प्रमुख स्रोत की बात करते हैं तो सूर्य की प्रकाश इसका स्रोत है। क्या, सूर्य की प्रकाश इसका स्रोत है। बच्चों में कौन सा रोग होता है विटामिन डी के कारण, रिकेट्स होता है। जो रिकेट्स होता है किस में होता है, रिकेट्स की अगर बात करते हैं तो किस में होता है, तो ये बच्चों में होता है। जो रिकेट्स बीमारी है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसमें रोग होता है, तो बच्चों में, ठीक। उसके बाद बात करते हैं वयस्कों में विटामिन डी के कारण होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग। क्या, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। किसमें होता है, तो वयस्कों में होता है, ठीक। कैल्शियम का इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है। कैल्शियम का क्या होता है, इसमें अवशोषण होता है। इसका स्रोत की, अन्य स्रोत की बात करते हैं तो दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हड्डियाँ, इस विटामिन की कमी के कारण क्या होता है, तो हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। इस विटामिन की कमी के कारण क्या होता है, तो हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, ठीक। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, प्लेटलेट कहलाता है, या फिर आरबीसी कहलाता है। आरबीसी का मतलब हो गया कि रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिका, ठीक। लाल रक्त कोशिका, ठीक, लाल रक्त कोशिका। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट के कारण ही क्या होता है, प्लेटलेट के कारण ही रक्त में जो होता है थक्का बनाने का गुण होता है। और रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। यह रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो लगभग आधा से भी ज़्यादा होता है, यानी 55% भाग क्या होता है, 55% भाग प्लाज्मा होता है। 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। किस रंग का होता है भाई, तो ये पीला रंग का होता है। पोषक तत्वों का वहन करता है। पोषक तत्व बोले तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, ठीक, प्रोटीन हो गया, इन सभी का क्या करता है, वहन करता है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ये काम करता है। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी होता है, किस चीज़ का वहन करता है, किस चीज़ को कैरी करता है, किस चीज़ को ढोता है, तो O2 होता है, ठीक है। O2 को यानी ऑक्सीजन का ढोने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है, ठीक।
जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी पोषक तत्व होता है, उसको ढोने का काम कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ये अपशिष्ट का निर्माण, अपशिष्ट का निष्कासन भी करता है। क्या? अपशिष्ट का निष्कासन भी करता है। हार्मोन का भी परिवहन यही करता है। हार्मोन के परिवहन की बात करते हैं तो हार्मोन की परिवहन भी कौन करता है? हार्मोन की परिवहन भी यही करता है। यही कहने का मतलब है प्लाज्मा करता है। ठीक, वही बात करते हैं कि यह प्रोटीन में उपस्थित होता है, एंटीबॉडी का काम करता है और ताप संतुलन में भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट योगदान निभाता है अपना। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचक मंडल या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, निर्वाचक मंडल या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है भाई? तो निर्वाचक मंडल करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो इसकी चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 66 में। किस में है? तो अनुच्छेद 66 में। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सदस्य भाग लेते हैं। क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें किस प्रकार का मतदान होता है? तो गुप्त मतदान होता है। किस प्रकार का मतदान होता है? तो गुप्त मतदान होता है। ठीक है, इसमें किस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत विधि का प्रणाली का यूज किया जाता है। कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना का होता था? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं उपराष्ट्रपति। अभिन्न उपराष्ट्रपति कौन है? अभिन्न हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन से क्रम के हैं? सीपी राधाकृष्णन है। कौन से क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के हैं। इसके पहले कौन थे? तो जगदीप धनखड़ थे। कौन थे? तो जगदीप धनखड़ थे। जगदीप धनखड़ थे। ठीक, जगदीप धनखड़ थे। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति के बाद इनका जो पद होता है दूसरा होता है। राष्ट्रपति को अगर इनको अपना त्याग पत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को दे देते हैं, और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो उपराष्ट्रपति को दे देते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ठीक, 8वां प्रश्न है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की बात करते हैं किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में है, क्योंकि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 352 में क्या है? 352 की बात करते हैं तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक, 356 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। शासन की चर्चा है। ठीक है, और 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन है। 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं अगर तो संविधान की संसद को अधिकार है। संविधान संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद का अधिकार है। किस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं? तो 3 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। एक तो साधारण बहुमत से होता है, दूसरा यानी 50% से ज़्यादा आ गया तो वो आपका क्या हो गया? साधारण बहुमत हो गया। एक तो साधारण बहुमत से होता है, दूसरा विशेष बहुमत से होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है? विशेष बहुमत से होता है। और तीसरा होता है राज्य की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। ठीक है, तीसरा राज्य की स्वीकृति भी होती है। जैसे जीएसटी हो गया था तो इसमें राज्य की स्वीकृति भी लेनी होती है। इसमें विशेष बहुमत में 2/3 यानी 75% मत की ज़रूरत होती है। ठीक है, कितना? 75% मत की ज़रूरत होती है। और तीसरा जो संविधान संशोधन होता है उसमें ये तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ राज्य का भी क्या करना होता है? 50% से ज़्यादा राज्यों को भी स्वीकृति लेनी होती है। ठीक है, ये किस से संबंधित है? तो केशवानंद भारती के संबंध से संबंधित है। और मूल्य संरचना का सिद्धांत किस केस में दिया गया? तो ये केशवानंद भारती केस में ही दिया गया। संविधान का मूल्य जो संरचना का सिद्धांत है वो केशवानंद भारती केस में दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, कौन कौन राज्य है? ठीक है, इसके पहले भी ये मिला हुआ था। कौन कौन से राज्य हैं? तो मित्र पर गमछा झार। क्या? मित्र पर गमछा झार हम इसे याद किए हुए थे। मित्र पर गमछा झार। ठीक, झार। तो मी से हो जाएगा मिजोरम। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। त्रा से क्या हो जाएगा? त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल। प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान। र से क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं ग से गुजरात। ठीक है, ग से क्या हो जाएगा? तो ग से अगर हम बात करते हैं ग से
गुजरात हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद झा से झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झा से झारखंड हो जाएगा, क्या, झारखंड हो जाएगा। ओके, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत की ये कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है कि साउथ में होता है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ में होता है। जो 23.5 डिग्री जो साउथ में होता है उसको कौन सी रेखा कहते हैं, तो उसको मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, तो उसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं कि यह 23.5 डिग्री किस अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश में है और मध्य भारत से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, तो मध्य भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दार्जिलिंग है, चेरापूंजी है, मासिनराम है या फिर शिलोंग है। ठीक, तो कौन सा है, तो मासिनराम है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासिनराम है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। अगर हम 2 नंबर की बात करते हैं तो एक खासी पहाड़िया है, यहीं पे खासी पहाड़िया है। और सबसे ज़्यादा बारिश किसके कारण होता है, तो मानसून प्रभाव के कारण होता है। उसमें भी कौन सा मानसून प्रभाव, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है, सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है, ठीक है, मेघालय के मासिनराम में होता है। ये किस प्रभाव के कारण होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। क्या, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की कमी के कारण होता है। ये 2 भागों में मानसून बढ़ जाता है। ठीक, एक तो इस साइड में आता है, दूसरा इस साइड में आता था। इस साइड वाला से ही क्या होता है, मेघालय में बारिश होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है, तो भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है, तो नीति आयोग लिया है। ठीक है, कौन लिया है, तो नीति आयोग लिया है। ठीक, नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 2015 में होती है। कब होती है नीति आयोग की स्थापना, तो 2015 में होती है। पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। केंद्र सरकार की यह किस प्रकार के रूप में काम करता है, तो थिंक टैंक के रूप में काम करता है। योजना आयोग 50 को कब होता है, तो 15/5/1950 को। जो पहला पंचवर्षीय योजना था कब से कब चला था, तो 1951 से 1956 तक चला था। किस मॉडल पर था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर था। ठीक है, किस चीज़ पर फोकस किया गया था, तो इसमें फोकस किया गया था कृषि पर फोकस किया गया था। किस चीज़ पर फोकस किया गया था, तो कृषि पर फोकस किया गया था। ठीक, उसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये चलता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये चलता है 1956 से 1961 तक। 1956 से 61 तक कौन सा ये था मॉडल था, तो महालनोबिस मॉडल था। कौन सा मॉडल था, महालनोबिस मॉडल था। किस चीज़ पर फोकस किया गया, तो उद्योग पर फोकस किया गया। क्या, उद्योग पर फोकस किया गया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग को भंग कब इसमें कर दिया जाता है, टोटल कितने योजना चलता है, तो 12। और कितने योजना अवकाश होता है, तो 3। एक तो 1966 से 1969 के बीच में, 1966 से 1969 के बीच में। दूसरा जो होता है एक तो 1966 से 69 के बीच में। उसके बाद रोलिंग प्लान चलता है 1978 से 1980 के बीच में। ठीक, और उसके बाद 1990 से 1991, 1990 और 91 में क्या होता है, तो 1990 और 91 में ये भी योजना अवकाश कहीं भाग रहता है, 1 वर्षीय योजना इसमें भी चलता है। ठीक, एलपीजी कब आता है, तो 1991 में ही एलपीजी आता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब आता है, तो 1991 में ही आता है। ठीक, और जो पंचवर्षीय योजना में जो 5वां पंचवर्षीय योजना था, जो 5वां पंचवर्षीय योजना था वो केवल 4 वर्ष तक ही चला था, 1974 से 1978 के बीच में, 1974 से 1978 के बीच में। ठीक, आपको बताना है कि जो हरित क्रांति आया किस पंचवर्षीय योजना में आया, जो हरित क्रांति आया था वो किस पंचवर्षीय योजना में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी लागू कब होता है, भारत में जीएसटी कब लागू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2016 या 1 जुलाई 2017 या 1 अप्रैल 2017। ठीक है, ये भारत में जीएसटी की बात होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है,
अगर हम जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेज को एक ही नाम दे दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप देखकर आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आखिर भारत में जीएसटी लागू कब होता है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू होता है? तो 101वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो 101वां संविधान संशोधन होता है, ठीक। और ये लागू कब होता है? तो ये लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। कब लागू होता है? तो 1 जुलाई 2017 को यह लागू होता है, ठीक है। यह एक प्रकार का वस्तु एवं सेवा कर है। गुड्स का मतलब वस्तु होता है और सर्विस का मतलब सेवा होता है, ठीक है। टैक्स मतलब तो कर ही, तो वस्तु एवं सेवा कर। एक देश एक कर, इसका जो मुख्य मोटो जो था क्या था? तो एक देश एक कर। ये किस प्रकार का टैक्स है? ये सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है? 101वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है, यानी जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। जीएसटी से संबंधित है, ठीक। ये दोनों में लागू होता है, केंद्र और राज्य दोनों में लागू होता है। किसमें? केंद्र और राज्य जो होता है दोनों में लागू होता है। केंद्र में भी लागू होता है और राज्य में भी लागू होता है, ठीक। और जीएसटी के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू हुई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2016 में, 2017 में, 2018 में या फिर 2019 में? अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये कब शुरू होता है? प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना 2018 में शुरू होता है, ठीक है। 2018 में शुरू होता है, ठीक। ये इसमें किन किसानों पर फोकस किया जाता है? तो छोटे एवं सीमांत किसान पर। कितना सहायता दिया जाता है? कितना रुपया की? तो 6,000 रुपया की सहायता दिया जाता है 3 वार्षिक किस्त में। 2-2 हज़ार का किस्त मिलता है किसान भाई लोग को, ठीक है। 3 वार्षिक किस्त में जो छोटे छोटे किसान हैं, ठीक है, उनको सरकार की तरफ से ये आर्थिक मदद की जाती है। 2,000 2-2 हज़ार की 3 किस्त दी जाती है, यानी एक वर्ष की बात करते हैं तो टोटल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, ठीक है। डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। 3 किस्तों में इसका क्या किया जाता है? तो भुगतान किया जाता है। और ये किस प्रकार की योजना है? केंद्रीय योजना है कि राजकीय योजना है? केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल की, तो भारत का राष्ट्रीय खेल अभी आधिकारिक रूप से कोई नहीं है। क्या? अभी आधिकारिक रूप से कोई नहीं है, क्योंकि सभी खेल को समान भाव से रखा गया है। सभी खेल को समान भाव से रखा गया है, यानी कोई ना बड़ा ना कोई छोटा, ठीक है। इसीलिए अभी कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। पहले कौन था? तो पहले हॉकी था। हॉकी में और क्रिकेट में प्लेयर की संख्या कितनी होती है? तो क्रिकेट में 11 होती है, ठीक है। कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी क्या है? तो लोकप्रिय खेल है। हॉकी क्या है? तो लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट भी भारत में लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल कक्ष की बात करते हैं तो 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। अगर हम मछली के हृदय में कक्ष की बात करें तो मछली में कितना होता है? तो 2 होता है, ठीक है। वहीं सरीसृप वर्ग की बात करें, सरीसृप वर्ग यानी जैसे मेढक हो गया, ये आपका ये हो गया सरीसृप। मेढक तो उभयचर में आ जाएगा ना। सरीसृप वर्ग में ये सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है। ये सभी में कितने होते हैं हृदय? सरीसृप वर्ग में तो 3 हृदय होते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं जो मानव होता है उसमें कितना होता है? मानव हो गया, पक्षी हो गया, ठीक। मानव हो गया, पक्षी हो गया। अच्छा, सरीसृप में मगरमच्छ एक अपवाद में है, ठीक है। मगरमच्छ एक अपवाद में है, उसमें भी 4 चेम्बर होता है, यानी 4 कक्ष होता है। मानव हो गया, पक्षी हो गया, इन सभी में 4। जो मछली का हृदय होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण होता है। किस चीज़ का? खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण होता है, ठीक है। ऊपर वाला 4 चेम्बर में बटा हुआ रहता है, ठीक है। मानव का हृदय जो होता है 4 चेम्बर में बटा हुआ होता है, ठीक है। आलिंद और निलय, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं। और नीचे वाले को, ठीक है, ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को नीचे, ठीक है। नीचे है न से नीचे और न से निलय, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो निलय बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो निलय बोलते हैं, ठीक। इसमें कितने आलिंद होते हैं? 2 ही आलिंद होते हैं। ऊपर वाला 2 ही आलिंद होता है, ठीक है। और नीचे 2 निलय होता है। नीचे क्या होता है? 2 निलय होता है। ऊपर क्या होता है? 2। नीचे 2 निलय होता है, ऊपर 2
आलिंद होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दायां और बायां भाग होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, दायां और बायां भाग होता है। ये जो अपोजिट पड़ता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका बायां भाग, ठीक है। ये कहलाता है बायां भाग। और एक कौन सा भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है दायां भाग। ये किस में मदद करता है, तो रक्त संचार प्रणाली में क्या करता है, रक्त संचार प्रणाली में क्या करता है, तो मदद करता है। रक्त संचार प्रणाली में मदद करता है। इसका जो मुख्य काम होता है क्या होता है, रक्त को पंप करना होता है, ठीक है। रक्त को पंप करना होता है, ठीक है। हृदय ये मांसल अंग है और सबसे व्यस्त अगर कोई अंग है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कोई है तो ये है हृदय है, ठीक है। सबसे व्यस्त अंग है हृदय, जो होता है सबसे व्यस्त अंग होता है, ठीक। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है। क्या प्रकाश की जो गति है सर्वाधिक किस में होती है, जल में होती है कि कांच में होती है कि वायु में होती है कि निर्वात में होती है। तो प्रकाश की गति की बात करते हैं, तो सबसे अधिक जो होती है निर्वात में होती है। कहाँ होती है, निर्वात में होती है। क्या स्पीड होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करता है। सूर्य के प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना लगभग सेकंड का समय लेती है, तो 500 सेकंड का 8 मिनट 16 सेकंड लेती है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है, ठीक। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है, तो निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। माध्यम बदलने पर क्या होता है, गति बदलता है। माध्यम बदलने पर गति बदलता है। और ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। आइंस्टीन का सिद्धांत इस पर लागू होता है। क्या आइंस्टीन का सिद्धांत इस पर, अच्छा, इसी के कारण प्रकाशिकीय सिद्धांत देने के कारण आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिलता है। कब मिलता है, तो 1921 में मिलता है, ठीक है। कब मिलता है, तो 1921 में मिलता है। लेकिन वहीं अगर ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनि की जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, सबसे अधिक किसमें होती है, तो सबसे अधिक ठोस में होती है। उसमें भी अगर इस बात की बात करें तो उसमें होती है, ठीक है। उसके बाद फिर द्रव में, और फिर सबसे कम होती है वो गैस में होती है, ठीक है। क्या निर्वात में ध्वनि गमन कर सकती है, तो बिल्कुल नहीं गमन कर सकती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होता है। क्या विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रा की बात करते हैं, तो विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट मीटर का मात्रक होता है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ठीक। एम्पियर में विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा तारा लिखती है, विद्युत धारा, ठीक है। उसके बाद शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ओम का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। वीर से याद रखिएगा, जो वीर होता है ना उससे याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ R क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, यानी ये नियतांक होता है। ये क्या होता है, नियतांक होता है। अगर R का फॉर्मूला निकाले तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी R = V/I होता है। प्रतिरोध बराबर V/I होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार फार्मूला से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओम का प्रतीक क्या होता है, तो ओम का प्रतीक ये नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। ये ओम होता है। किसके नाम पर रखा गया है, तो जॉर्ज ओम के नाम पर रखा गया है। धारा का ये क्या करता है, विरोध करता है। मतलब धारा अगर इधर से आ रही है तो इसका क्या करता है, इसका ये विरोध करता है, ठीक है। ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो चालक पर निर्भर करता है। किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो चालक पर निर्भर करता है। एक तो ये लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा मोटाई पर निर्भर करता है। यानी जिसका जितना ज़्यादा लंबाई होगा उसका उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और मोटाई अगर ज़्यादा होने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। मोटाई ज़्यादा होने पर प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। ताप से यह क्या होता है, प्रभावित होता है। ताप से ये प्रभावित होता है कि नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ताप से क्या होता है, ये प्रभावित होता है। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत में 2024 का जो आम चुनाव हुआ था किस लोकसभा के लिए हुआ था, तो 18वीं लोकसभा के लिए हुआ था। किस लोकसभा के लिए हुआ था, तो 18वीं लोकसभा के लिए हुआ था। संविधान के अनुसार ये चुनाव होता है और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो कितना दिन का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है, ठीक है। इसका विघटन भी नहीं किया जा सकता। क्या, इसका विघटन भी नहीं किया जा सकता। हाँ, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। उनका जो कार्यकाल होता है कितने का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। उनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक। और उसमें से जो 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हर एक 2 साल पर वे
रिटायर्ड लेते हैं और ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 1/3 सदस्य, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो एक बार में लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को कितना दिन तक बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कितना दिन तक एक बार में बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। 352 का जब ये होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है, तो उसमें किस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल जो 20 और 21 में है, ठीक है, इसमें जीवन का अधिकार है, इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 352 एक्टिवेट होता है, उसमें 19 में जो भी अधिकार दिए गए हैं, जो भी मौलिक अधिकार है, वो क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो यह किसके द्वारा चुनाव कराया जाता है, लोकसभा का चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 324 से 329 के बीच में इसकी चर्चा है। अब इन चुनाव आयोग में कितने सदस्य काम करते हैं, ठीक है, मुख्य रूप में तो 3, एक तो मुख्य निर्वाचक आयुक्त होते हैं और दूसरा अन्य निर्वाचक आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब इन मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है, ठीक, ज्ञानेश कुमार है, ओके, ज्ञानेश कुमार है। ये किस किस चीज़ के चुनाव कराता है, तो लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, ये सभी चुनाव के लिए ये उत्तरदायी होता है, ठीक। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस वर्ष की गई थी, भारत में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस वर्ष की गई थी, आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी है 2022 या 2023 या 2024। आप कमेंट कीजिए, थोड़ा सा हम आपको टाइम देते हैं, ठीक है। किस वर्ष G20 शिखर का आयोजन भारत में किया जाता है, ठीक। तो भारत कब होता है G20 का आयोजन, तो 2023 में G20 का आयोजन होता है। इसमें थीम दिया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का थीम दिया जाता है भारत के द्वारा, कुटुंबकम। अभी जो G20 का आयोजन हुआ है किस देश में हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। उसके बाद बात करें इसके बाद वाला कहाँ होगा G20 का आयोजन, इसके बाद वाला यानी 2025 में तो हो गया, 2026 वाला कहाँ होगा, तो अमेरिका में होगा। कहाँ होगा, तो अमेरिका में होगा, ठीक है, अमेरिका में होगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, भारत मंडपम इसमें बनाया गया था और भारत अध्यक्ष देश के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसमें विश्व के कितने देश शामिल हैं, तो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक सहयोग है, एक वैश्विक क्या करता है, मंच देता है, ठीक है। अभी एक हुआ है आयोजन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कहाँ हुआ है, करेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ हुआ है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय अगर हम ध्वज की डिज़ाइन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये कौन तैयार करते हैं, तो ये तैयार करते हैं पिंगली वेंकैया करते हैं। कौन करते हैं, तो पिंगली वेंकैया करते हैं, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ये राष्ट्रीय गान लिखे हुए हैं जन गण मन, ठीक, जन गण मन, ठीक है। ये प्रथम ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए, ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, गीतांजलि उपन्यास के लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी 1917 में कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं, चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं, भारत छोड़ो, इसी में करो या मरो का नारा देते हैं, छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इरविन समझौता कब होता है, ठीक है, तो ये होता है गांधी इरविन समझौते की बात करते हैं तो 5 मार्च 1931 को होता है, ठीक है, 5 मार्च 1931 को होता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला, ठीक है, और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना चला तो शुरुआती में अध्यक्ष के रहे जवाहरलाल नेहरू ही रहे। कौन रहे, तो जवाहरलाल नेहरू ही रहे,
ठीक है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। उसके बाद ये स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। उसके बाद बात करते हैं ये तिरंगा ध्वज की पिंगली जो ये करते हैं, पिंगली विंकिया डिजाइन तैयार करते हैं। इसको कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया जाता है। 3 रंग होता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। कितने रंग होते हैं? केसरिया, सफ़ेद और हरा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इसमें एक किस कलर का अशोक चक्र है? तो नीला कलर का अशोक चक्र है। किस कलर का है? तो नीला कलर का एक अशोक चक्र है। उसमें कितनी तिलिया है? तो 24 तिलिया है। कितनी तिलिया है भाई? तो 24 तिलिया है। और ये अशोक के सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अशोक के सारनाथ से लिया गया। क्या शुरू में हमारे भारतीय झंडा पर ये था? शुरू में भारतीय झंडा पर अशोक चक्र था? नहीं, शुरू में बहुत कुछ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं, पहले चारखा रहा, उसके बाद ये इसको लिया गया, किसको? अशोक चक्र को लिया गया, ठीक है। अशोक चक्र को बाद में लिया गया। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम सुभाष चंद्र बोस की झंडा की बात करते हैं तो उनके झंडा पर बाघ का निशान था। किस चीज़ का निशान था? बाघ का। चोल साम्राज्य की अगर झंडा की बात करते हैं तो उनके पर भी क्या था? तो वो बाघ का ही था, ठीक है। उसके बाद झंडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी अच्छा, राष्ट्रीय जो पर्व होता है कौन कौन होता है? राष्ट्रीय पर्व की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय पर्व की बात करते हैं 3 राष्ट्रीय पर्व होता है। एक तो 15 अगस्त होता है, ठीक है। दूसरा 26 जनवरी होता है और तीसरा 2 अक्टूबर होता है। तीसरा क्या होता है? 2 अक्टूबर होता है, ठीक। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। आपको यह सेशन कैसे लगा? आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसे लगा? कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।